सभी को नमस्कार। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार मानव भूगोल जो पेपर है, उस पेपर का प्रारंभ करते हुए उसका जो प्रारंभिक भाग है, मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध, इस टॉपिक को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक काल से जब से भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ, किसी न किसी रूप में भूगोल पढ़ा जाने लगा, तो सामान्यतया इसका सबसे पहले जो अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन, जो ज्योग्राफी कहा जाता है, जियो प्लस ग्राफी, सामान्यतया पृथ्वी का वर्णन, इस प्रकार की इसकी परिभाषा हमेशा प्रचलित रही। इससे पहले हम देखें तो उससे भी पुराने समय में, प्राचीन समय में जो ज्ञात विश्व था, उस समय तक का जो ज्ञात विश्व था उसका वर्णन, जो देखे गए, जहाँ पर यात्राएं हुई, विभिन्न प्रकार के लोगों ने जाकर के या विद्वानों ने जाकर के जो कुछ भी भाग देखा, परिदृश्य देखा, उसको देख कर के उसका वर्णन करना, वो सामान्य तौर पर भूगोल कहलाया। उसके बाद में धीरे धीरे ओवर द टाइम इसकी परिभाषा में परिवर्तन होता चला गया और बाद में पृथ्वी तल का वर्णन या पृथ्वी का वर्णन, ये इसकी सामान्य परिभाषा के रूप में रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से ही हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और भूगोल की जो परिभाषा है और भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उसमें बहुत विशद, बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुआ है, व्यापक विस्तार हुआ है। और जिस भूगोल के दायरे को पहले काफ़ी सीमित दृष्टि से देखा जाता था, सामान्य तौर पर पृथ्वी तल के वर्णन के रूप में देखा जाता था, वह उसकी परिभाषा बढ़ कर के काफ़ी व्यापक हो गई है। और वर्तमान में हम देखते हैं, जैसा कि रिचर्ड हार्टशॉर्न महोदय ने अपनी बहुत ही बहुचर्चित परिभाषा में हमको बताया, ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी भूगोल जो है वह पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षणों का सही क्रमबद्ध, परिमेय वर्णन एवं विश्लेषण है। तो इस प्रकार की एक पूरी व्यापक परिभाषा, जिसमें न केवल प्राकृतिक वातावरण को समाहित किया गया, बल्कि जो मानव ने प्रकृति के सहयोग से जो कार्य किया है और विभिन्न क्षेत्रीय जो उसमें विविधता है, उन सारी क्षेत्रीय विविधताओं का, और उन्होंने 3 शब्दों का वर्णन किया, सही, क्रमबद्ध और परिमेय। तो इस प्रकार से इन तीनों के अनुसार वर्णन और विश्लेषण, तो इस प्रकार से एक बहुत व्यापक परिभाषा रिचर्ड हार्टशॉर्न महोदय ने दी। और इसमें हम समझ सकते हैं कि जो भूगोल विषय काफ़ी सीमित अर्थों में पृथ्वी तल के वर्णन तक सीमित था, वो अब काफ़ी व्यापक अर्थ अपने ले चुका है। इसी प्रकार की एक परिभाषा एलन चर्चिल सैंपल महोदया ने भी दी। उन्होंने भी केवल भौतिक भूगोल जो है, जो केवल प्राकृतिक वातावरण है, उसी को भूगोल न मान करके मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को, सह संबंधों को इंगित करते हुए उनकी बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टिंग मैन। यानी ये केवल भौतिक भूगोल नहीं है, ये केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन नहीं है, ये केवल पृथ्वी तल का वर्णन नहीं है, अपितु जो अस्थिर पृथ्वी है, अनस्टेबल अर्थ है, और अनरेस्टिंग मैन, अविराम जो मानव है, इन दोनों के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। तो हम देख सकते हैं सैंपल महोदया ने जो अपनी बात रखी, जो रिचर्ड हार्टशॉर्न ने अपनी बात रखी, और जिस प्रकार से 19वीं शताब्दी से पहले तक भूगोल मुख्यतया भौतिक भूगोल तक सीमित था, वह आगे बढ़ते बढ़ते 20वीं और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो अभी ये समय चल रहा है, तो इसमें मानव परिस्थिति की वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल में और बहुत महत्वपूर्ण उसमें सामने आया है। तो भूगोल विषय का ओवर द टाइम जो उसकी परिभाषा थी, उसका विषय क्षेत्र था, उसमें विस्तार होता चला गया। और जैसा कि पिछली 2-3 परिभाषाओं में जो रिचर्ड हार्टशॉर्न महोदय ने दी, जो सैंपल महोदया ने दी, ये परिभाषाएं स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि केवल प्राकृतिक वातावरण ही नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन एक प्रकार से वह भूगोल है। और
सीधे तौर पर हम देख सकते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इस प्रकार से दो शाखाएं धीरे धीरे भूगोल विषय के अंतर्गत इन दो शाखाओं ने एक प्रकार से अपना विकास करा। और एक तरफ भौतिक भूगोल जो प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसका जब हम विशद अध्ययन करते हैं तो वो भौतिक भूगोल की विषय वस्तु बनता है। और जब हम मानव द्वारा प्रकृति के सहयोग से की जाने वाली जो विकास है, जो घटनाएं हैं और जो कुछ उसने विकास करा है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो वो मानव भूगोल की विषय वस्तु बनता है। मानव भूगोल का ये विकास, जैसा मैंने पहले कहा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भौतिक भूगोल ही यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल के रूप में सामान्यतः माना जाता था। उसमें मानव पक्ष या मानव भूगोल उतनी मात्रा में या मानव भूगोल उसमें नहीं के बराबर था। लेकिन धीरे धीरे मानव भूगोल एक बहुत बड़ी शाखा के रूप में विकसित होता गया। और अभी हम देखते हैं एक तरफ भौतिक भूगोल, एक तरफ मानव भूगोल, ये दो बड़ी शाखाओं के रूप में भूगोल विषय को, और फिर इनकी और सब ब्रांचेज भौतिक भूगोल में हम नीचे जब हम अध्ययन करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जियोडेसी, इस प्रकार के अनेक उप शाखाएँ, ब्रांचेज, सब ब्रांचेज उधर भी दिखाई देती हैं। तो दूसरी तरफ मानव भूगोल की भी अनेक शाखाएं हमको देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य तौर पर सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, इस प्रकार की, इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल, इस प्रकार की अनेक शाखाएं इसमें मानव भूगोल में भी दिखाई देती है। मानव भूगोल की ये जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, एक प्रकार से मानव भूगोल को महत्व दे करके और उसका वर्णन विश्लेषण का काम सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने प्रारंभ किया। जर्मन ज्योग्राफर थे और उन्होंने सर्वप्रथम उनकी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, मानव भूगोल, उस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल के महत्व को और मानव भूगोल को एक प्रकार से एक भूगोल की एक अलग बड़ी शाखा के रूप में प्रतिपादित किया। और इसी कारण से फ्रेडरिक रेटजेल साहब को हम फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी एंथ्रोपोज्योग्राफी और उसमें उन्होंने मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करा। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय के साथ साथ बाद में फ्रांस के बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं, विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रूंश, इसी प्रकार से अमेरिकन ज्योग्राफर्स में कार्लो सावर, एलन चर्चिल सैम्पल, इसी प्रकार से जर्मन ज्योग्राफर्स में फ्रेडरिक रेटजेल के अलावा कार्ल रिटर, ये पूरा समुदाय, ये सारे ज्योग्राफर्स, और धीरे धीरे इन्होंने मानव भूगोल शाखा, भूगोल की जो मानव भूगोल शाखा थी उसको बल दिया। और धीरे धीरे मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं हमारे सामने आई। विडाल डी ला ब्लाश ने अपने तरीके से मानव भूगोल के संबंध में लिखा, जीन ब्रूंश ने अपने तरीके से मानव भूगोल के विषय में लिखा, फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी में काफ़ी कुछ मानव भूगोल के लिए बेस या एक बहुत बड़ा आधार उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बनाया। और बाद के जितने ज्योग्राफर्स थे, जो कार्लो सावर, ग्रिफिथ टेलर, इन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को समय समय पर अपने विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, अपने विभिन्न जो मानव भूगोल से संबंधित विषय वस्तु है वो दे करके और इन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। तो भूगोल में हम निश्चित रूप से देखते हैं जहाँ पहले भौतिक भूगोल या प्राकृतिक वातावरण की चर्चा ज़्यादा थी, वहीं अब जो समय आया है, अब जो दौर आया है, उसमें मानव भूगोल भी बहुत एक प्रकार से विकसित होकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी शाखा के रूप में, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हम सरलता से अगर समझना चाहें तो मानव द्वारा जो प्रकृति के सहयोग से किए जाने वाले कार्य हैं उनका वर्णन और विश्लेषण भूगोल की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम मानव भूगोल कहेंगे। इसी प्रकार की एक और परिभाषा ली जा सकती है कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय कार्यकलाप, इनके बीच के अंतर संबंधों या इनके बीच के सह संबंधों का जो अध्ययन है वह मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें समायोजन के द्वारा, एडजस्टमेंट के द्वारा और उनके अनुकूलन के द्वारा, दो इसमें शब्द आ जाएंगे, उनके साथ समायोजन और
अनुकूलन, इन दोनों के द्वारा मानव ने जो विभिन्न गतिविधियां पिछले कई शताब्दियों में और मुख्यतया जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो वैज्ञानिक एक प्रकार से पुनर्जागरण के बाद जो काल आया, उसमें जिस तरीके से विकास हुआ, उस दौर में जिस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन और अनुकूलन करते हुए जो कुछ प्रगति की, उसका विशद तौर पर या डिटेल जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो मानव भूगोल के रूप में हम जान सकते हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक तरह से मानव भूगोल के जनक के रूप में हम फ्रेडरिक रेटजेल साहब को, जो जर्मन ज्योग्राफर थे, और उन्होंने इस शाखा को या मानव भूगोल को काफ़ी अधिक विकसित किया, और इसी तरह इसके फाउंडर के रूप में, इसके जनक के रूप में हम फ्रेडरिक रेटजेल साहब को मानते हैं। विडाल डी ला ब्लास साहब ने अपनी मानव भूगोल को लेकर के परिभाषा दी, उसी को उन्हें फ्रेंच ज्योग्राफर जीन ब्रूच ने आगे बढ़ाया। एलन चर्चिल सैम्पल ने जैसे परिभाषा दी, मैं वापस उसको रिपीट करूंगा, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टिंग मेन। तो अनरेस्टिंग मेन पहले कहीं ना कहीं जो अर्थ है, जो पृथ्वी तल का वर्णन है, वो मुख्य था, उसको आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक वातावरण और मानव के अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में। और चूंकि पृथ्वी अस्थिर है, मानव अविराम है, और इसलिए इन दोनों के संबंध भी स्थिर नहीं हो सकते, और इसलिए एलन चर्चिल सैम्पल महोदया ने इसको कहा चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन। अस्थिर पृथ्वी और अविराम मानव का जो संबंध है वो भी परिवर्तनशील है, और इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। विडाल डी ला ब्लास साहब ने भी अपनी परिभाषा में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए यही कहा कि प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन और समायोजन करते हुए मानवीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन मानवीय क्रियाकलापों और प्राकृतिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। और यही परिभाषा, इसी प्रकार की परिभाषाएं आगे बढ़ती चली गई। जीन ब्रूच साहब ने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया। कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, ऐसे जो मानव भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषित किया, और ओवर द टाइम इसमें चेंज होते होते और एक बहुत व्यापक परिभाषा हमको रिचर्ड हार्टशॉन महोदय की दिखाई पड़ती है। जो मैंने पहले भी कहा था, ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षणों का अध्ययन है, और क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षणों में उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव ने जो कुछ गतिविधि की, मानव ने अपने क्रियाकलापों से, अपनी गतिविधियों से जो कुछ परिवर्तन किया है, और उसके कारण से जो परिवर्तन हुए हैं, उनका वर्णन और विश्लेषण वो भूगोल की विषय वस्तु बनता है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से प्रारंभ से भूगोल की विषय वस्तु बहुत सीमित थी, ज्ञात विश्व का वर्णन केवल भूगोल की विषय वस्तु था, वो धीरे धीरे बढ़ा, फिर पृथ्वी तल का वर्णन वो भूगोल में जुड़ा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पृथ्वी तल के वर्णन के साथ साथ उस परिभाषा को व्यापक करते हुए आसपास मौजूद जो पर्यावरण है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल को भी क्लाइमेटोलॉजी के रूप में, भूगोल के विषय वस्तु के रूप में जोड़ा गया। इसी प्रकार से पृथ्वी तल पर मौजूद जो जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, उसको भी भूगोल की परिभाषा में जोड़ा गया। इन तीनों से मिलकर के बढ़ने वाला बायोस्फीयर, जैव मंडल भी भूगोल की विषय वस्तु बना, और इन सब से भी आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे केवल प्राकृतिक वातावरण पर ही चर्चा नहीं करके, प्राकृतिक वातावरण में मानव के अनुकूलन समायोजन से जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, जो कुछ क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षण उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी पर, उन सब का वर्णन और विश्लेषण करना वो मानव भूगोल की विषय वस्तु बना है। और इस तरह से हम देख सकते हैं जो भूगोल केवल भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित था, कालांतर में 20वीं शताब्दी में, मुख्यतः 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल भी बहुत बड़े स्तर पर पढ़े जाने लगा, विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का विषय बना, और वर्तमान में मानव भूगोल एक बड़े उसके भाग, एक प्रकार से भूगोल विषय अगर पूरी आत्मा है
तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भौतिक भूगोल है, उतना ही बड़ा हिस्सा उसका मानव भूगोल है। और इस तरह से मानव भूगोल की जो परिभाषा है, उस मानव भूगोल की परिभाषा में विभिन्न भूगोलवेताओं ने जिस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिस प्रकार से अपने बात रखी, वो सारी प्रमुख परिभाषाएं, वो प्रमुख तौर पर जो उनके मत थे और किस प्रकार से मानव भूगोल विषय तेज़ी से बढ़ा, और इसकी स्थापना एक तरह से जनक के रूप में हम फ्रेडरिक रेडजेल साहब को मानते हैं। उनकी लिखी गई एंथ्रोपोज्योग्राफी मानव भूगोल वो बहुत विख्यात हुई, और वही मानव भूगोल का एक प्रकार से बेस बनी। इस मानव भूगोल की विचार को, मानव भूगोल की परिभाषा को बाद में ब्लाश, ब्रूंश, रिटर, रिचर्ड हार्टशॉन, एलन चर्चिल, सेम्पल महोदया, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, ऐसे मानव भूगोलवेता जो भूगोलविद थे उन्होंने बढ़ाया। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में, आज जो ये लेक्चर है, इसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषा को समझने का प्रयास किया है। मानव भूगोल का उद्गम या मानव भूगोल का प्रारंभ कहाँ से हुआ और वर्तमान में किस रूप में मानव भूगोल पढ़ाया जा रहा है, सब जगह पठन पाठन की विषय वस्तु बना है, उस पर हमने चर्चा की। अगली जो क्लास होगी, अगला जो ऑनलाइन लेक्चर होगा, उसमें हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।